हमने के बारे में डिस्कस करा था लास्ट वाली वीडियो में। अभी हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं क्या? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिफाइन, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने वाली जो इमेजनरी लाइंस होती हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब कैसे ड्रॉ करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को? तो इसको जो ड्रॉ करने का जो तरीका है वो ये है कि एक पॉजिटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दो आप फ्रीली, तो वो जिस पाथ को फॉलो करता हुआ जाएगा, यानी जिस पाथ को फॉलो करेगा उस पाथ को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द कर्व कह सकते हो along which a small positive charge would tend to move in an electric field, in an electric field। ठीक है, ये तो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वैसे तो दिखा नहीं सकते, तो इसको पिक्चर ड्रॉ करके दिखाते हैं। दीज आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं एक एक करके। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो ये है, पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? पहली प्रॉपर्टी जो है वो ये है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स। देखो ये कंटिन्यूअस कर्व होती हैं, कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है, इसका रीज़न क्या होता है? देखो इसका रीज़न होता है, कंटिन्यूस कर्व का मतलब क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसे रिप्रेजेंट कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड को। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कंटिन्यूस होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है। तो किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक से ख़त्म नहीं हो सकता, यानी कंटिन्यूस ही होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी रीजन, इन एनी रीजन कैन नॉट वैनिश इमीडिएटली, या सडनली भी कह सकते हो आप, सडनली। ठीक है, जैसे मान लो ये यहाँ बीच में गैप है, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि इस गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। बट अगर मान लो कोई रीज़न हमारे पास ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ रीजन में तो हो, कुछ रीजन में ना हो, होगा तो कंटिन्यूस ही होगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब ये एकदम से वैनिश या ख़त्म नहीं हो सकती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो भी कंटिन्यूस कर्व होंगे और उसमें कोई ब्रेक नहीं होगा। ऐसी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं हो सकती। दूसरा जो इसका ये है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म हो जाती हैं। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस तरीके से होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से होंगे। ठीक है, अच्छा थर्ड प्रॉपर्टी पे आओ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, थर्ड पॉइंट है द टेंजेंट
द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन indicate the direction of electric field at that point। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इस पॉइंट पर, ये P पॉइंट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो EP हो जाएगा। दैट मीन्स P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, चौथा जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न भी देखो। इसका रीज़न ये है, जैसे मान लो कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान लिया कि इंटरसेक्ट कर रही हैं वो एक दूसरे को, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर 1, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर 2। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर 1 जो है उस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की जो डायरेक्शन है वो E1 है और यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो E2 है। ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर मान लो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वहाँ पर दो टेंजेंट होंगे और दो टेंजेंट क्या करेंगे, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन दिखाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जब ये पॉसिबल नहीं है तो वो भी पॉसिबल नहीं है कि इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है। पांचवा है, 5th पॉइंट इसका, द लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर ऑन विच द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है ना, कंडक्टर के सरफेस के हमेशा नॉर्मल होंगे। इसका रीज़न ये है कि अगर नॉर्मल नहीं होंगी, जैसे मान लो ये कंडक्टर का सरफेस है और हमारा जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि नॉर्मल होंगे, बट हम मान के चल रहे हैं नॉर्मल नहीं है। तो जब नॉर्मल नहीं होंगे तो दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या करेगा, ये सरफेस पर जो चार्ज हैं उनको मूव कराएगा, है ना। तो मूव कराने की वजह से क्या होगा, करंट फ्लो होगी। बट इक्विलिब्रियम कंडीशन में कोई भी ऐसी करंट, सरफेस करंट फ्लो नहीं होती, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हो नहीं सकता। क्या होगा, केवल और केवल वर्टिकल कंपोनेंट होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा तो हमेशा नॉर्मल होगा, किसी और डायरेक्शन में नहीं हो सकता। ठीक है। छठी प्रॉपर्टी क्या कहती है? छठी प्रॉपर्टी ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज एंड एक्सपेंड लेटरली, है ना। लेंथ वाइज तो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और लेटरली ये एक्सपेंड होती हैं। जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर तो देखो लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं और जैसे जैसे ये आगे बढ़ती चली जाएंगी तो ये फैलती चली जाएंगी ऊपर की तरफ, इधर नीचे की तरफ, इस तरीके से, ऐसे। तो देखो चौड़ाई में तो ये फैल रही हैं, लंबाई में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। इसका मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि दो अपोजिट चार्ज हैं उनके बीच का अट्रैक्शन, और फैल रही है इसका मतलब कि पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकल रही है, इसलिए तो फैल रही है ये। तो ये डिनोट करता है, ये इंडिकेट करता है सिमिलर चार्ज के बीच का रिपल्सन। ठीक है। सातवीं प्रॉपर्टी जो इसकी ये है वो ये है, सातवीं प्रॉपर्टी क्या कहता है कि रिलेटिव क्लोजनेस, इनकी जो रिलेटिव क्लोजनेस होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताती है। द रिलेटिव क्लोजनेस इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा पास हैं तो वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। जहाँ पर दूर दूर हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत वीक होगा। ठीक है। ये इसके 7 पॉइंट हो गए। 8वां पॉइंट इसका ये कहता है, इसका जो 8वां पॉइंट है वो बताता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट
पास थ्रू ए कंडक्टर। कंडक्टर के थ्रू पास नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इसका जो रीज़न है वो ये है कि बिकॉज सिंस इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे डिफरेंट हमारे चार्ज सिस्टम के लिए। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट चार्ज सिस्टम्स। ठीक है, अलग अलग चार्ज सिस्टम के लिए देखो कैसे हैं। पहला है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगा, जैसे मान लो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो इस चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, बाहर की तरफ निकलेंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं। दूसरा है नेगेटिव पॉइंट चार्ज। तो नेगेटिव पॉइंट चार्ज में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ भी वही होगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन अंदर की तरफ, और स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। ये आपको पता है पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। ठीक है, अब थर्ड का कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। देखो टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या कह रहा है, ये सीधा सीधा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। देखो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव। ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, इस तरीके से। तो इसके लिए तो क्या है, स्फेरिकली सिमेट्रिक। स्फेरिकली सिमेट्रिक मतलब चारों तरफ एक जैसा। ये अभी स्फेरिकली सिमेट्रिक। और यहाँ पर सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। इसके बाद टू इक्वल एंड पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस। चौथा टू इक्वल एंड पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस। टू इक्वल एंड पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस। देखो एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव, तो इसके बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, डायरेक्शन दोनों की इधर की तरफ होगी, और ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ये बाहर, 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 ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर। ठीक है ना, और यहाँ बीच में होगा न्यूट्रल पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। ठीक है, ये भी सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अब आ जाओ 5वां नंबर, पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर। पॉजिटिवली चार्ज्ड स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, देखो ये स्ट्रेट कंडक्टर है, सीधा बिल्कुल। देखो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो पॉजिटिवली चार्ज लाइन बाहर 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 बाहर, ये
ये। अब तुम जब इसको ऊपर, ये तो हमने इधर उधर दिखाया, इसमें से फील्ड लाइंस आगे भी निकल रही हैं, पीछे की तरफ भी जा रही हैं, ठीक है, और चारों डायरेक्शन में। तो जब हम इसको ऐसे देखेंगे ना ऊपर से, तो हमें लाइंस, फील्ड लाइंस, देखो ये दोनों तो वो हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं, इधर यानी पीछे की तरफ भी जा रही हैं, आगे की तरफ भी जा रही हैं, और डायरेक्शन में भी निकल रही हैं। तो ये वाला जो है ना, ये वाला, ये तो है फ्रंट व्यू, और ये वाला है अपर व्यू, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं आपका एरिया वेक्टर के ऊपर। देखो एरिया वेक्टर, देखो ये तुम्हारा चैप्टर लगभग ख़त्म होने जा रहा है अब। तो एरिया वेक्टर देखो, एरिया वेक्टर होता क्या है, कोई भी हमारा सरफेस है ना, तो वेक्टर हम उसको क्यों कह रहे हैं, एरिया तो सब जानते ही हो क्या होता है, उसका जो वेक्टर हम उसके आगे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि किसी भी सरफेस का जो एरिया होता है उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है जो कि उसकी नॉर्मल होती है ना। तो हम कह सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ ए प्लेनर एरिया वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय द नॉर्मल टू द प्लेन। द डायरेक्शन ऑफ एन एरिया वेक्टर इज always normal to the plane, ठीक है, ये प्लेन के हमेशा नॉर्मल होता है। जैसे देखो मैं आपको यहाँ दो एग्जांपल दूंगा कि प्लेन किस तरीके के हो सकते हैं। देखो यहाँ पर ये मैं आपको बताता हूँ, जैसे दो प्लेन, एक तो बिल्कुल प्लेन होगा एरिया, ये एक हो सकता है कर्व्ड एरिया, जैसे स्फेयर है, या जैसे सिलेंडर है, या और कोई भी इरेगुलर सरफेस जो आप इमेजिन कर सकते हो। जैसे इस पेज को देख लो, ये अगर मान लो मैं इसे ऐसे कर्व कर देता हूँ तो क्या होगा, ये एरिया देखो यहाँ पर, ठीक है ना, ये कर्व हो रहा है लगातार, फिर ये नीचे से फिर कर्व होता हुआ आ रहा है। तो कर्व्ड एरिया भी हो सकता है, तो कर्व्ड एरिया भी हो सकता है कैसा भी, किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसके आप मान लो इसका जो सरफेस है वो डेल्टा एस है, इसका पूरा एरिया, ठीक है, और आपने इस पर एक बहुत छोटा सा एरिया ले रखा है डी एस। तो डी एस की डायरेक्शन जो होगी ना वो इसके परपेंडिकुलर होगी। तो डी एस वैक्टर जो होगा वो होगा डी एस इंटू एन कैप, और एन कैप जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर मान लो मैं ये एरिया ले रहा हूँ जो थोड़ा सा इस तरीके से है, मुड़ा हुआ है। तो जो मुड़ा हुआ होगा उसका अगर हम डी एस लेंगे तो वो इधर नॉर्मल आएगा, यानी यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर कर्व्ड है ऐसे है, तो इसके नॉर्मल चला जाएगा डी एस कर्व। डी एस इज इक्वल टू डी एस वैक्टर इज इक्वल टू डी एस इंटू एन कैप। तो ये होगा तो यहाँ पर भी वही, और एन कैप जो है ये इसी डायरेक्शन में है, यहाँ पर भी एन कैप है। बट इसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि यहाँ पर जितने भी डी एस होंगे उन सब की डायरेक्शन सेम होगी, क्योंकि ये प्लेन एरिया है। यहाँ पर जो कर्व, अब जैसे मान लो मैं यहाँ पर ले लूँ ये, तो यहाँ पर जो डी एस है वो इस तरीके से है डी एस, और ये इसका एन कैप है। तो देख रहे हो यहाँ पर नॉर्मल अलग है क्योंकि यहाँ पर कर्व्ड है, यहाँ पर नॉर्मल अलग है क्योंकि इसकी डायरेक्शन कुछ और है, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा एरिया वेक्टर, ठीक। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपको सीधे सीधे समझा दूँ, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन एरिया। किसी भी एरिया के नॉर्मल पास होने वाला जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू ए गिवन एरिया, ठीक है। तो अब आप देखो, जैसे मान लो ये तुम्हारा ये एरिया है, ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस एरिया के नॉर्मल से थीटा बना रही है। देखो ये वाली जो लाइन देख रहे हो ना, ये एरिया का नॉर्मल है, और ये इस नॉर्मल से थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन एरिया। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट नॉर्मल डायरेक्शन में मान लो थीटा है, तो ई कॉस थीटा हो जाएगा, और ये जो एरिया है वो है डेल्टा एस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा फाई वो कितना हो जाएगा, एक तो नॉर्मल कंपोनेंट इनटू एरिया, तो ये ई कॉस थीटा
इंटू डेल्टा एस। तो फाई ई की वैल्यू कितनी हो गई, फाई ई की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी ई डेल्टा एस कॉस थीटा, और फाई ई कितना हो जाएगा ई डॉट डेल्टा एस। ठीक है ये। तो अब आप यहाँ देखो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा कैसा है, स्केलर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो स्केलर क्वांटिटी होती है, बट एरिया हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब देखो इसकी यूनिट के बारे में बात कर लो। देखो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और दूसरी देखो, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वोल्ट पर मीटर भी होती है, इनटू मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, वोल्ट मीटर आ गया। ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना हो गया। अब आ जाओ गॉस थ्योरम पे। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम देखो क्या कहती है। गॉस थ्योरम कहती है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। ध्यान देना इस पर, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by that surface। देखो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये किसी भी एरिया हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो गॉस थ्योरम है वो केवल और केवल क्लोज सरफेस के लिए ही है। और ये जो क्लोज सरफेस होता है ये एक इमेजिनरी सरफेस होता है जिसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि फाई जो है तुम्हारा, देखो यहाँ पर हमने जो फाई आपको बताया था ना, ई डॉट डेल्टा एस, ये ई डॉट डेल्टा एस तो तब है जब हमारा डेल्टा एस प्लेनर एरिया हो। मान लो प्लेनर ना हो, कोई कर्व्ड सरफेस एरिया हो, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, सबसे पहले निकालेंगे ई डॉट डी एस, और उसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे टोटल। ठीक है, तो वो होगा तुम्हारा फाई ई के बराबर। ये उस केस में है इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला जब हमारा एरिया कर्व्ड है, जहाँ पर हम छोटे छोटे एरिया में उसको डिवाइड करके और तब उसका वो निकाल लें डॉट प्रोडक्ट। तो सीधी सी बात है, जोड़ना पड़ेगा इंटीग्रेशन। और जब प्लेनर एरिया है तो वहाँ में इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है, वहाँ हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस आप याद रखना। तो फाई की जो वैल्यू है, अब क्लोज सरफेस के लिए है तो क्लोज्ड इंटीग्रल हो जाएगा एस के लिए, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो कह रहा है ना, कह रहा है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। चलो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। देखो मान लो ये हमारा कोई क्लोज सरफेस है जो हमने स्फेयर मान लिया है। ये हमने मान लिया स्फेयर। ठीक है, और ये इसके सेंटर पर एक चार्ज है क्यू, और ये जो है ना ये हमारा गॉसियन सरफेस है, यानी कि क्लोज सरफेस जो इमेजिनरी है, क्लोज्ड गॉसियन क्लोज्ड स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमने इसके सरकमफ्रेंस पर एक छोटा सा एरिया ds ले लिया है, तो ds की डायरेक्शन क्या होगी, सरफेस के नॉर्मल, पहले बता दिया। तो ये हो गया ds, और इस q चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी बाहर की तरफ होगा। तो अब देखो e और ds दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। तो सीधी सी बात है, गॉस थ्योरम प्रूफ करने के लिए हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना जो पूरे सरफेस से कितना आ रहा है, और इसकी जो रेडियस है वो है r। तो सीधी सी बात, सबसे पहले हमें फाई की वैल्यू निकालनी है इस छोटे से एरिया ds से। तो डी फाई ई होगा, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, यानी कि ई डी एस कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हो गया ई डी एस डी फाई ई। तो ये डी फाई ई जो है केवल वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो कि इस सरफेस से पास हो रहा है। तो पूरे सरफेस के लिए क्या करेंगे, इसका इस पूरे सरफेस एस के लिए इंटीग्रेशन। तो फाई ई की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी इंटीग्रेशन ई डी एस और क्लोज्ड और एस। तो कितना हो गया, ई तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी एस एस, यानी कि ई इंटू एस। अब बताओ स्फेरिकली एरिया कितना होता है, 4πr²। तो आ जाओ, फाई ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
फाई ई की वैल्यू हो जाएगी ई मल्टीप्लाइड बाई 4πr²। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पॉइंट चार्ज का 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr²। तो 4π से 4π कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसिल हो गया, तो Q/ε0 बचा फाई ई की वैल्यू Q/ε0। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। अब देखो यहाँ गॉस थ्योरम प्रूव करने के लिए हमने किसका यूज़ किया, कूलम्ब्स लॉ का यूज़ किया। इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग है। तो आप यहाँ पर ये भी ले सकते हो प्रूफ बाय, यानी कि प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम बाय कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का यूज़ करके गॉस थ्योरम को या गॉस लॉ को प्रूव करना। तो इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ बाय गॉस लॉ। गॉस लॉ का यूज़ करके कूलम्ब्स लॉ। तो देखो डायग्राम यहाँ पे भी वही बनेगा, स्फेयर, ठीक है, और ये चार्ज Q हो गया और ये रेडियस R हो गई। सीधी सी बात है, ds की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ। तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0 डिग्री हो गई। यहाँ से आप सीधा सीधा निकालो d फाई ई इज़ इक्वल टू ई डॉट ds, यानी कि ई ds cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1। तो d फाई ई इज़ इक्वल टू ई ds हो गया। तो फाई ई की वैल्यू जो होती है ना, वो इंटीग्रेशन d फाई ई के बराबर होती है, यानी कि इंटीग्रेशन ई ds। और पूरे सरफेस के लिए s के लिए कर रहे हैं, यानी कि e इंटू इंटीग्रेशन ds, तो ये हो गया e इंटू एस फाई ई। ठीक है, और एरिया कितना है तुम्हारा 4πr², तो e इंटू 4πr²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। नाउ अब यहाँ गॉस थ्योरम, क्यों गॉस थ्योरम का यूज़ करना है, बाई गॉस थ्योरम है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस लॉ कह सकते हो, गॉस थ्योरम कुछ भी कह सकते हो, क्या होता है फाई ई इज़ इक्वल टू Q/ε0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आप देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ फाई की वैल्यू e इंटू 4πr² है, या फाई की वैल्यू Q/ε0 है। तो फर्स्ट और सेकंड से क्या हो गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा, e मल्टीप्लाइड बाई 4πr² इक्वल टू Q/ε0, और e इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। तो आगे इलेक्ट्रिक फील्ड वही कूलम्ब्स लॉ। तो यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हो, अगर मान लो यहाँ पर हम एक टेस्ट चार्ज Q0 रख देते हैं, तो इस पर जो फोर्स लगेगा Q0 पर, वो F की वैल्यू कितनी होगी, Q0e, यानी कि 1/4πε0 Q0/r²। तो कूलम्ब्स लॉ आ गया, ये आप कर सकते हैं यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड। अच्छा, कल वाली वीडियो में अपनी गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। 3 एप्लीकेशन है हमारे, तो हो सकता है उसको एक दिन में, नहीं तो 2 दिन में उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बस।